नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित और अनिका उनके जब इस विला में आ जाते हैं तो वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो चिराग राहुल के पास खड़ा हुआ था और राहुल को यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था और उसके मुंह में कपड़ा था, क्योंकि राहुल यहाँ पर बार बार यशवंत मल्होत्रा को उस बुड्ढे को मारने की ही बात कर रहा था, क्योंकि उसे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसका वजूद खत्म कर दिया गया, इसलिए वो हर हाल में उसे मारना चाहता था। लेकिन रोहित और अनिका के काफी प्रयास के बाद जब राहुल नहीं मानता तो अब यहाँ पर वो राहुल को कहते हैं प्लीज प्लीज मान जाओ। अब यहाँ पर राहुल कहता है पहले मुझे कुछ खाने के लिए ला कर दो। अब यहाँ पर अनिका राहुल को कहती है कि देखो ये फोटो देखो आयशा, माँ ने ये सब खाना मारवा हाउस में बनाया हुआ है। उन फोटो को देखकर तो अब मानो राहुल की भूख अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर चिराग अब जल्दी से मारवा हाउस में किसी को कॉल करता और 5 लोगों का खाना यहाँ पर रोहित के विला में मंगाता है। तो इधर अनिका अब रोहित से पूछती है वो कहाँ है मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है अनिका पहले रूम में चलते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है ओके मिस्टर मारवा, और यहाँ पर वो दोनों अब रूम में चले जाते हैं। तो वहीं राहुल अब उन दोनों के जाने के बाद अब चिराग से कहता है यार अब तो मुझे खोल दो। देखो मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है कि वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। अब मैं पहले से ही क्योंकि मुझे काफी भूख लगी हुई है इसलिए अब मुझे खोल दे ताकि मैं अपने हाथों से खाना खुद खा सकूं। सच में मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है अब यहाँ पर, और तुम्हारे हाथ से खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो। ये सुनते ही अब चिराग कहता है पहले खाना तो आने दीजिए ना, उसके बाद ही मैं आपके हाथ और पैर खोल दूंगा, और वैसे भी मैं आपको कोई खाना नहीं खिलाने वाला हूँ। अब चिराग की ये बात सुनते ही राहुल कहता है देखो तुम्हें नहीं पता है कि उस बुड्ढे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। अरे अगर मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी बताई ना तो तुम खुद भी रो पड़ोगे और तुम्हें भी मेरे ऊपर बहुत ही तरस आएगा, इसलिए प्लीज प्लीज खोल दो मेरे हाथ। अब राहुल की ये बात सुनते ही चिराग कहता है सॉरी सर, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उनकी सेफ्टी के लिए बोला गया है और साथ के साथ आपकी भी। अब चिराग की ये बात सुनते ही राहुल अब अपने मन में ही कहता है कि रोहित का चमचा कहीं का, जब देखो बस उसी के ही ऑर्डर को फॉलो करता है, बाकी की सारी दुनिया में से वो किसी भी की भी कोई भी बात नहीं सुनता। सच में चमचा देखा लेकिन इससे कम ही। इधर कुछ देर के बाद अब राहुल इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखने के बाद अब राहुल फिर से कहता है वैसे तुम्हारी नज़र में सबसे ज़्यादा कौन हैंडसम है, मैं या फिर वो रोहित? क्योंकि देखो दिखने में तो हम दोनों ही सेम हैं, लेकिन अब तुम बताओ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा हैंडसम है। राहुल की इस बात पर अब चिराग कहता है मुझे तो आप दोनों एक जैसे ही लगते हैं सर, मुझे आप दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं पता चलता, इसलिए मुझे आप दोनों ही हैंडसम लगते हैं। चिराग की ये बात सुनते ही राहुल चिराग को घूरते हुए कहता है हम एक जैसे नहीं दिखते हैं। इस बात पर अब चिराग कहता है सर 1 मिनट मैं बस अभी आता हूँ, और ये कहते हुए ही चिराग अब दूसरी तरफ जाने लगता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ अपने कमरे में रोहित अब यहाँ पर एक मास्क उठाकर अनिका को देते हुए कहता है अनिका देखो वहाँ पर जाने से पहले एक बार इसे पहन लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हारा चेहरा देखें। ये सुनते ही अब अनिका कहती है क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या वो नहीं जानते कि उन्हें किसने किडनैप किया है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है उन्हें ये लगता है कि उन्हें किंग ने किडनैप किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता उन्हें और कुछ भी पता चले। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपना मास्क पहन लेता है और इसके बाद वो अपने हाथ में अपने ग्लव्स पहनकर अब अनिका को भी एक पेयर ग्लव्स दे देता है ताकि अनिका भी उन्हें पहन सके।
तो इधर अनिका को जैसे ही रोहित ने उसकी तरफ वो ग्लव्स बढ़ाए तो अब अनिका भी रोहित के हाथ से अब उन ग्लव्स को ले लेती है और अब वो उस ग्लव्स को पहन लेती है। और उसके बाद अब वो रोहित और अनिका दोनों ही अब इस रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर में आ जाते हैं। एलिवेटर में आने के बाद वो दोनों सीधा ही बेसमेंट के बटन को प्रेस कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों बेसमेंट में आते हैं तो वहाँ पर रोहित अब अनिका को एक रूम के पास लेकर आ जाता है। तो वहाँ आने के बाद अब वो कीपैड पर कुछ नंबर प्रेस करता है। जैसे ही रोहित ने कीपैड पर कुछ नंबर प्रेस किए तो यहाँ पर अब दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि एक डिजिटल लॉक था जिस पर रोहित ने पासवर्ड सेट किया हुआ था। और वो दोनों जैसे ही ये दरवाज़ा खुला अब अंदर आ जाते हैं। अब वो दरवाज़ा जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली फिर से अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पर अब उस रूम की लाइट जलने लग जाती हैं। तो यहाँ पर एक बेड पर करीब 85 साल का आदमी लेटा हुआ था और उसके हाथ और पैरों को बांधा हुआ था। उस आदमी को देखकर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा ये ऐसे क्यों हैं? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि वैसे इन्हें कुछ याद नहीं है अनिका के इन्हें वक्त तक ये इतने वक्त तक ये कहाँ पर थे, इन्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, इसका तो यही मतलब है कि नाना जी ने इनकी याददाश्त मिटा दी। इसका मतलब तो यही हुआ ना मिस्टर मारवा, अदरवाइज इन्हें सब कुछ याद रहना चाहिए था। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ निका, शायद ऐसा ही हो। अगर ये दोनों दुश्मनों के हाथ भी लग जाते ना तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर पाते। शायद इसीलिए ही नाना जी ने ये सब किया होगा, क्योंकि वो वहाँ पर उनके पैलेस में ही थे, तो इसीलिए नाना जी का ये कदम शायद बिल्कुल सही है। वैसे भी दुश्मनों के हाथ तो ये कहाँ लगते, उससे पहले ये हमारे ही हाथ लग गए। अनिका अब यहाँ पर ये सुनते ही अब अनिका धर्मराज मारवा के पास जाकर अब उन्हें एग्जामिन करने लगती है। और अब कुछ देर के बाद अब वो उन्हें एग्जामिन करने के बाद कहती है, मिस्टर मारवा कल मॉर्निंग तक इन्हें होश आ जाएगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका अगर इन्हें होश आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें लेकर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर हमारे आदमियों की निगरानी में ही हैं। ये लोग अब यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, एक तो यहाँ पर है मिस्टर मारवा और दूसरा कहाँ पर है, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा भी तो अभी यहीं पर ही होना चाहिए था ना। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, वो वहीं पर ही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। इधर अनिका और रोहित अब दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो दोनों अब फिर से एलिवेटर से सीधा ही अब अपने उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ से वो दोनों यहाँ पर मास्क लगाकर और ग्लव्स पहन कर गए थे। जैसे ही ये दोनों फिर से उसी रूम में आते हैं तो वहाँ पर आकर अब वो मास्क और ग्लव्स को निकाल देते हैं। और अब यहाँ अनिका कहती है, वो कहाँ है मिस्टर मारवा, प्लीज़ बताइए ना, कहाँ है वो? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका ये तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा, क्योंकि तुम अनिका नहीं बल्कि ब्लैक कैट बनकर सोचो, क्योंकि जब तुम ब्लैक कैट बनकर उनके बारे में सोचोगी कि आखिर वो कहाँ हो सकते हैं तो शायद किंग की सोच तक तुम पहुँच जाओ। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कुछ देर तक अब अपने दिमाग पर जोर डालती है। तभी तो यहाँ पर ये सब सोचते हुए अनिका की आंखें अब बड़ी बड़ी हो जाती है और अब वो अचानक से कहती है, इसका मतलब कि मिस्टर मारवा वो। अभी अनिका ने इतना ही कहा था कि तभी अब रोहित अनिका को एक फोरहेड किस करता है और कहता है, दैट्स लाइक माई वाइफ एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। अब चलो, इससे पहले कि वो राहुल मेरे कान खा जाए, अब जल्दी से चलो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है। और यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अब उस रूम से बाहर निकलकर स्टेयरकेस से नीचे की तरफ आने लगते हैं।
वो दोनों जैसे ही अब नीचे आते हैं तो अब वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर डिशेज लग चुकी थी, क्योंकि अब तक मारवा हाउस से यहाँ पर खाना आ चुका था। और उन्हें देखकर अब चिराग कहता है, सर मैडम, अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। अब चिराग की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है कि अब तो मुझे खोल दो। देख देख, अब तो तेरे सर और मैडम भी यहाँ आ गए। अगर तुम मेरे हाथ नहीं खोलोगे तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा। अब यहाँ राहुल की ये बात सुनते ही अब अनिका राहुल के पास जाती है और अब वो राहुल के हाथों को खोल देती है। जैसे ही राहुल के हाथ अनिका ने खोले तो अब यहाँ पर राहुल कहता है, थैंक यू भाभी जी। और ये कहते हुए ही अब वो हाथ धोने के लिए किचन के सिंक के पास चला जाता है, क्योंकि राहुल को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी और इस खाने को देखकर तो मानो अब सारे खाने को अकेला ही खा जाएगा। तो वहीं अनिका, रोहित और चिराग ये भी यहाँ पर जाकर अपने अपने हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आइसक्रीम का क्या? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अरे अनिका, वो तो गाड़ी में ही है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, इट्स ओके मिस्टर मारवा, मैं लेकर आती हूँ गाड़ी से। इस बात पर अब चिराग कहता है, इट्स ओके मैडम, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। और ये कहते हुए ही चिराग अब अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ा देता है, ताकि वो गाड़ी से जिस गाड़ी में अनिका और रोहित ने मल्होत्रा हाउस के लिए आइसक्रीम रखी थी, उस आइसक्रीम को वहाँ पर लेकर आ सके। कुछ देर के बाद चिराग अब आइसक्रीम लेकर वहाँ पर आ जाता है और अब वो उसे फ्रिज में रख देता है। और यहाँ पर टेबल पर आने के बाद वो सभी के साथ अब अपना मील एंजॉय करने लगता है। अब मील एंजॉय करते हुए ही यहाँ पर चिराग कहता है, रोहित सर, अब आपकी चोट कैसी है? चिराग ने जैसे ही रोहित से ये सवाल किया तो इस बात पर अब अनिका कहती है, चोट? कैसी चोट लगी है आपको? बताइए मिस्टर मारवा, को चोट कहाँ लगी है? आपने तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया। और आपको चोट कब लगी? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित एक पल के लिए तो चिराग की तरफ देखता है कि उसने अनिका के सामने ये सब क्यों कहा। लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब अनिका को उसे सब बताना ही था, इसलिए अब रोहित कहता है, कुछ नहीं अनिका, बस एक छोटी सी चोट है। अब चलो उसको छोड़ो और अपना मील एंजॉय करो। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। तो वहीं राहुल अब अपनी प्लेट को रोहित के सामने रख देता है। और अब अपनी प्लेट को रोहित के सामने रखते हुए अब राहुल कहता है, ब्रो, थोड़ा सा इधर भी, इसमें भी डाल दो। राहुल की जैसे ही राहुल ने ये कहा, उसकी ये बात सुनते ही अब रोहित उसे घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि उसे राहुल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि रोहित तो बस यहाँ पर अनिका के लिए सर्व कर रहा था, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा अब यहाँ पर राहुल भी उठा रहा था। इसलिए वो यहाँ पर एक पल के लिए तो उसे घूर घूर कर देखता है, लेकिन अब वो बिना कुछ कहे राहुल को भी उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। इधर अब जैसे ही राहुल की प्लेट में भी खाना सर्व हुआ तो वो सभी अब अपना मील एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ राहुल अब एक बाइट खाते हुए ही कहता है, वाओ, क्या टेस्ट है यार, सच में ताई जी के खाने के हाथों का स्वाद तो कुछ अलग ही है। सच कहूँ तो इसी स्वाद को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, और वो मुझे पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रहा था। इतने बेस्ट शेफ्स के हाथ का बना खाना खाया है मैंने, बट नो वन बीट दिस टेस्ट। वाओ, इट्स अमेजिंग। ये सुनते ही भी यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, ये खाना सच में बहुत ही टेस्टी है। इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या सच में अनिका, ये खाना इतना टेस्टी है जितना तुम दोनों कह रही हो? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका हाँ में अपना सिर हिलाती हो रहा। अनिका अपनी प्लेट से अब एक बाइट बनाकर अब रोहित के मुंह के पास लेकर जाती है, ताकि रोहित अब इसे खुद टेस्ट कर सके। और अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, प्लीज़ ट्राई दिस। अब अनिका ने जैसे ही ये कहा, क्योंकि अनिका अपने हाथों से रोहित को खाना खिला रही थी, तो इसलिए ये सुनते ही रोहित भी अब अपने मुंह को खोलकर अब एक बाइट अपने मुंह में ले लेता है। जैसे ही रोहित ने ये खाना अपने मुंह में लिया तो रोहित के मुंह में से भी अचानक से ही निकलता है, वाकई में अनिका, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। वैसे तो मैं इतना स्पाइसी फूड प्रेफर नहीं करता हूँ, बट दिस इज गुड। कुछ देर तक वो सभी अब यहाँ पर अपने अपने मील को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। और अब इस मील को फिनिश करने के बाद अब राहुल कहता है,
आप लोग बैठिए, मैं तब तक आइसक्रीम लेकर आता हूँ, क्योंकि अब तक तो वो आइसक्रीम भी ठीक हो गई होगी। ये कहते हुए ही वो अपनी जगह से उठकर फ्रिज के पास चला जाता है और फ्रिज को खोलकर अब उसमें से वो एक बॉक्स को निकाल कर लेकर आ जाता है। और वो यहाँ पर अब जैसे ही टेबल के पास आता है तो वो यहाँ पर उस आइसक्रीम को बाउल में ट्रांसफ़र करने लगता है। उस आइसक्रीम को बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद वो अब सभी को यहाँ पर अब बारी बारी से आइसक्रीम अपने हाथों से देता है। तो अब यहाँ पर सब अपना मील फिनिश करने के बाद अब इस आइसक्रीम को भी इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर आइसक्रीम फिनिश करने के बाद अब रोहित कहता है, चलो अनिका, अब तुम्हें गुलेरिया हाउस छोड़ देता हूँ, वहाँ से तुम्हें पेरिस के लिए भी तो जाना है ना। पता नहीं वो लोग अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे या वो निकल चुके होंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका गुस्से से रोहित को देखते हुए कहती है, मुझे जब जाना होगा मिस्टर मारवा मैं जाऊंगी, लेकिन जब तक आप मुझे माँ पापा की शादी की रात का सच नहीं बता देते, क्योंकि मुझे उनकी शादी का सच जानकर ही यहाँ से जाना है। तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब पैर पटकते हुए ही उस विला से मेन मारवा हाउस के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं राहुल अब चिराग से कहता है, चिराग, आज रात तो किसी की सच में शामत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राहुल ने अनिका को इस तरह से गुस्से में जाते हुए देख लिया था, तो इसलिए वो ये टोंट अब रोहित की तरफ कसते हुए चिराग को कह रहा था। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब चिराग अब रोहित से कहता है, सर ऑल द बेस्ट। इधर चिराग की इस बात पर अब रोहित चिराग को घूर घूर कर देखता है और कहता है, तुम बस राहुल पर अपनी नज़र रखो, तुम्हारे लिए भी यही बेस्ट होगा। ये उन तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, और वैसे भी हमें पता नहीं है कि इनकी मौत कविन अवंतिका ने कैसे तय की है, इसलिए जब तक हमें ये सब पता नहीं चल जाता तब तक तो हम राहुल को उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते। तब तक हमें उनकी सिक्योरिटी को और भी ध्यान से देखना होगा। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर राहुल कहता है, तुम किस कविन अवंतिका की बात कर रहे हो ब्रो? हाँ, एक मिनट, कहीं वो बड़ी रानी की माँ के बारे में तो नहीं कह रहे हो ना? अब जैसे ही राहुल ने कहा तो ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम जानते हो कविन अवंतिका को? तुम कविन अवंतिका के बारे में क्या क्या जानते हो? रोहित की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, ब्रो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, एक बार बचपन में मैंने सुना था कि ताऊ जी की माँ, मेरा मतलब है कि कविन अवंतिका साउथ इंडियन ही थी। राहुल की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि वो साउथ इंडिया में कहाँ से थी? क्या तुम्हें उनके उस प्लेस के बारे में कुछ भी पता है? और तुम्हें उनके बारे में ओ कैसे पता? क्या कुछ और भी बता सकते हो? रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, ब्रो डोंट फॉरगेट, मैं बचपन में 3 साल तक राजमहल में ताऊ जी के ही साथ था, और मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया था। अब जब इतने वक्त तक मैं उनके साथ रहूँगा तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता रहेगा ना कि आखिर वहाँ पे क्या और कैसे था। वैसे तुम्हें अभी मारवा हाउस के लिए जाना चाहिए, वो आपकी बेगम आपसे नाराज है ना, तो बस उन्हें मनाने के लिए अभी आप ये सब छोड़िए और अभी अपनी बेगम पर ध्यान दीजिए। राहुल की ये बात सुनते ही अब रोहित अब जल्दी से अपनी जगह से उठकर अब अपने विला के से बाहर निकलकर मेन मारवा हाउस के लिए निकल जाता है। एक तरफ जहां रोहित के विला में ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में उस घर के बेसमेंट में बने एक लैब में एक बूढ़े आदमी की जब धीरे धीरे आंखें खुली तो वो अपने सामने देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो कहाँ है। कुछ देर तक देखने के बाद वो अब उस शख्स की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और अब उस जगह को देखने के बाद वो कहता है, इसका मतलब कि उस किंग ने मुझे मेरे ही घर में कैद किया है, क्योंकि यहाँ पर यह आदमी कोई और नहीं बल्कि यशवंत मल्होत्रा था। यशवंत मल्होत्रा की जैसे ही यहाँ पर आंखें खुली तो इस जगह को देखकर वो अच्छी तरह से पहचान जाता है कि आखिर वो कहाँ है। और ये कहते हुए ही वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए ही सोचते हैं, उस दिन के बाद क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, और मैं यहाँ इंडिया में कब आया? अरे मैं तो धर्मराज के साथ पेरिस में था ना, तो मुझे इंडिया कब लाया गया? यहाँ यशवंत मल्होत्रा भी अपने दिमाग पर काफ़ी जोर लगा रहे थे।
लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, वो यहाँ पर कैसे आया। तो वहीं दूसरी तरफ इधर प्रत्युष दीवान और करिश्मा की पूरी पैकिंग हो चुकी थी वापस लंदन जाने के लिए, और वो दोनों यहाँ पर हॉल में अपने बैग्स के साथ रेडी थे। तो वहीं करिश्मा अब सभी बड़ों को के पांव छूकर अब उनका आशीर्वाद लेती है। तो वहीं शीला मौसी कहती है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इस बात पर अब करिश्मा कहती है, हाँ वो तो मैं दूंगी ही, लेकिन आप भी जल्दी आने की कोशिश कीजिए। इस बात पर अब शीला कहती है, ठीक है बेटा, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। यहाँ क्रिश अब गाड़ी को तब तक मल्होत्रा हाउस के एंट्रेंस गेट तक लेकर आ गया था ताकि वो उन्हें वहां पर एयरपोर्ट तक छोड़कर आ सके। तो वहीं अब जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आई तो प्रत्युष दीवान अब सभी को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहीं उनके साथ करिश्मा और किशन मामा भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये सभी अब गाड़ी में बैठे तो वो अब सभी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अब नानी माँ उनके जाने के बाद अब अंजलि मामी से कहती है, आज तो रानी साहिबा भी तो जाने वाली है ना बेटा, तो क्या वो चली गई होंगी। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, पता नहीं माँ, मेरी बात ही नहीं हुई है। वो क्या है ना कि काम में बिजी थी तो मैं उससे बात नहीं कर पाई। उनकी इस बात को यहाँ पर शीला भी सुन रही थी। इस बात को सुनकर अब शीला कहती है, परवरिश की होती ना तभी तो पता होता, या फिर अपनी बेटी की परवाह होती, क्योंकि तुमने ना उसकी परवरिश की है ना ही कुछ और, तो तुम्हें ये सब कैसे पता हो सकता है। इवन मुझे तो लग रहा है तुम्हें तो उससे प्यार भी नहीं है, बस तुमने उसे जन्म दिया है और नाम की माँ हो, और उसे जन्म देने के बाद उसे फेंक दिया। ओ सॉरी, तुमने रानी साहिबा को जन्म दिया, ये बात तो तुम खुद भी नहीं जानती थी ना। इधर शीला की ये बात सुनते ही जहाँ अंजलि मामी को काफी दुख हो रहा था, तो वहीं ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, शीला मिडिल एज की हो गई हो, तुम्हारी कितनी एज तो जा चुकी है, लेकिन अब तक सच में तुम में अकल नहीं आई है ना। हाँ, किससे कैसे बात की जाती है, क्या तुम्हें ये मैनर्स भी नहीं है। अरे इसमें अंजलि की क्या गलती है और किसके सामने क्या बोलना है, तुम्हें इसके बारे में आज तक पता ही नहीं चला। अगर मेरे घर का माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर रुकी हो ना शीला, तो देखो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने पति और बेटी के साथ इस घर से निकल जाती, क्योंकि खबरदार है, अगर तुमने मेरे घर के माहौल को खराब करने की कोशिश की तो हम यहाँ पर भले ही जैसे भी रह रहे हैं, लेकिन हमें प्राउड है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, वो भी बिना किसी तानों के। नानी माँ की ये कड़वी बातें सुनते ही अब शीला कहती है, वाह मम्मी वाह, सच में मानना पड़ेगा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें मम्मी, अपनी खुद की बेटी की इंसल्ट करते हुए तुम्हारी जुबान भी नहीं कांपती है क्या। हाँ, तुम बिल्कुल ही भी भूल जाती हो कि तुम अपनी ही बेटी की किस तरह से बेइज्जती कर रही हो, वो भी अपनी बहू के सामने। इधर शीला की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अगर बेटी को अपनी इंसल्ट की इतनी ही चिंता है तो उसे भी तो अपना मुंह सोच समझ कर खोलना चाहिए ना, क्योंकि जब बेटी ही अपनी इज्जत बेइज्जती के बारे में कुछ भी ना सोचे, बस वो दूसरे की बेइज्जती करना जानती हो, तो फिर उसके साथ और क्या ही किया जाएगा। अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि आखिर तुम किस पर गई हो। स्वाति और किशन तो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर नानी माँ की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, उस स्वाति से मेरी तुलना बिल्कुल भी मत करना, जिसके ना घर का पता है और ना ही खानदान का उसका वजूद क्या है। हाँ, आप उसी से मेरी तुलना हमेशा करती आई है ना। शीला की ये बात सुनते ही जहाँ पर अब अंजलि मामी के हाथ में जो प्लेट थी वो अचानक से एकदम से ही नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि ये शीला की ये बात सुनकर अब मानो अंजलि मल्होत्रा के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर शीला स्वाति के बारे में ये कौन खानदान की बातें क्यों कर रही है। तो वहीं अब नानी माँ ये बात सुनते ही अब गुस्से से शीला को देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीला, मेरी बेटी के बारे में ये बकवास करने की, इतना गंदा बोलने की। खबरदार शीला, अगर मेरी बेटी के बारे में फिर से तुमने एक शब्द और बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो।
नानी माँ की इस बात पर अब शीला कहती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ माँ। आपने सालों पहले जिस बेटी को जन्म दिया था वो स्वाति नहीं थी, बल्कि वो बड़ी रानी रेवती थी, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। इधर जैसे ही शीला ने ये कहा तो ये सुनते ही तो अब अंजलि मामी कहती है, तुम ऐसी बातें कैसी कर सकती हो शीला। हाँ, ये सुनते ही भी यहाँ पर नानी माँ कहती है, मुझे पता था, मैं सब कुछ जानती थी। बस मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। अरे जिस बात के बारे में शायद किसी को नहीं पता वो बात तुम तक कैसे पहुंची। नानी माँ की ये बात सुनकर तो अब शीला मौसी को एक जोर का शौक लगता है। तो वहीं अब बिना कुछ कहे ही अब नानी माँ अंजलि मामी से कहती है, मुझे मेरे रूम में लेकर चलो अंजलि। इधर नानी माँ की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, जी माँ जी। और उसके बाद अब अंजलि मामी नानी माँ को लेकर उनके रूम में चली जाती है, क्योंकि नानी माँ को अब शीला के सीके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना था, क्योंकि शीला सच में एक जहरीली नागिन थी जो कभी अपनों को भी नहीं देखती। तो यहाँ पर शीला मौसी अभी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी बस यही सोच रही थी कि अगर माँ को सब कुछ पता था तो वो इतने सालों तक खामोश क्यों थी। क्योंकि अब तक तो शीला ये सोच रही थी कि उसकी माँ की बेटी यानी कि स्वाति को रेवती से बदल दिया गया था, और शायद इसके बारे में यहाँ पर पार्वती बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन अब यहाँ पर शीला को ये जानकर एक शौक लगता है कि इतने सालों तक उसकी माँ खामोश क्यों थी। क्या उन्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं था? यहाँ शीला अभी अपनी ही सोच में थी कि तभी अब उसके फोन पर अब एक कॉल आने लगता है। यहाँ पर क्योंकि शीला के लिए तो एक सबसे बड़ा एक शौक लगा था, तो यहाँ पर इस कॉल को देखकर तो अब यहाँ पर शीला एकदम से ही इरिटेट हो जाती है, और इरिटेट होते हुए ही शीला अब अपने फोन को उठाकर कहती है, क्या हुआ है नेत्रा। अब शीला की इस बात पर इस टोन को सुनकर अब उसे सामने से आवाज आती है, तुम बस एक काम करो, रानी साहिबा की माँ को अपने कब्जे में ले लो, उसके बाद पूरा खेल हमारा है। और हाँ, मैं जैसा कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। ये कहते हुए ही नेत्रा अब शीला को अपना पूरा का पूरा प्लान बताने लगती है कि आखिर वो आज क्या करने वाले हैं। इधर नेत्रा की पूरी बातें सुनने के बाद अब शीला कहती है, अगर तुम्हारा प्लान वर्क कर गया ना नेत्रा, तो एक एक तीर से कई निशाने होंगे। और हाँ, कुछ ही देर में अंजलि बस उसी लोकेशन पर ही होगी। यहाँ रानी साहिबा को चारों तरफ से घेरेंगे हम, देखना अब उनके साथ क्या होता है। रानी साहिबा ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ एक इतना बड़ा खेल हो गया। शीला अब यहाँ पर इस बात पर अब शीला को जवाब आता है, तुम्हें जितना कहा जाए शीला बस उतना ही करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो काम मेरा है। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, ओके। और यहाँ पर शीला अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करते हुए ही सोचती है कि अंजलि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इतने काम आओगी। और ये कहते हुए ही शीला अब अपने रूम में आ जाती है, और वो अब अपने बैग को खोलकर अब अपने कपड़ों को निकाल कर वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है, क्योंकि आज रात उसे नेत्रा के प्लान को भी तो पूरा करना था। और कुछ देर के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलकर शीला अब एक बड़ा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट पहनती है, और वो अब अपने मुंह पर अपना मास्क भी लगा लेती है, और साथ के साथ अब अपने सिर पर एक हैट भी पहन लेती है। शीला अब यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो गई थी ताकि उसे देखकर कोई भी ना पहचान सके कि आखिर वो कौन है। और अब वो खुद तैयार होने के बाद अब खुद को मिरर में देखती है, तो अब वो अपने मन में सोचती है, रानी साहिबा अब हमारे वार के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तो देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। लगा गुहार महारानी से ताकि वो तुम्हें बचा सकें। और ये कहते हुए ही शीला अब जोर जोर से हंसने लगती हैं। एक तरफ जहाँ यहाँ पर शीला और नेत्रा ने इतना खतरनाक प्लान बना दिया था, तो दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में प्रिंसेस लतिका अब तक राजीव गुलेरिया के कमरे में पहुंच चुकी थी, और वहां पर अब वो राजीव गुलेरिया के हाथ को पकड़कर अब सभी के सामने राजीव को नीचे हॉल में लेकर भी आ जाती है। क्योंकि जब प्रिंसेस लतिका राजीव गुलेरिया के कमरे में गई थी, तो वहां पर लतिका की जिद के आगे राजीव की एक भी नहीं चली, क्योंकि एक तो आलिशा वहीं पर मौजूद थी, तो दूसरा लतिका भी। और इन दोनों के सामने राजीव के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो इधर उन्हें देखकर अब बड़ी रानी कहती है,
चलो लतिका, अब अपने नाना को लेकर आ ही गई हो, इसलिए लतिका बेटा अब आप सभी के साथ मिलिए, क्योंकि हम आते हैं। ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, कहाँ जा रही हैं रानी साहिबा आप? कहाँ जा रही हैं आप बड़ी रानी? इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हम बस अभी आते हैं। और ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब गुलेरिया हाउस से बाहर की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं कैलाश अधिकारी भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए कैलाश अधिकारी काफ़ी चिंतित थे। वो नहीं चाहते थे कि बड़ी रानी कहीं पर भी इस तरह से अकेली जाएं। इधर ये सब देखकर अब स्वाति मल्होत्रा को थोड़ा सा तो अजीब लगता है। और अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कविन आलिशा से कहती है, बड़ी रानी कहाँ जा रही है आलिशा? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? स्वाति की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, वो माँ ने यहाँ पर सभी के लिए कुछ गिफ्ट्स मंगवाए थे, शायद वो उसे ही लेने के लिए गई हैं, ताकि यहाँ से जाने से पहले वो सबको उनका गिफ्ट दे सकें। आलिशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे अगर ऐसा ही था तो वो हमें बता सकती थी ना। गुलेरिया हाउस के सिक्योरिटी गार्ड वहां जाकर पार्सल लेकर आ सकते थे, उन्हें खुद परेशान होने की क्या जरूरत थी। कविन यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, पता नहीं वो तो, लेकिन हम देख कर आते हैं कि क्या सच में वो पार्सल लेने के लिए ही गई हैं या नहीं। इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, आप रुको बेटा, हम देखते हैं कि आखिर वो क्या करने गई हैं। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने कदमों को आगे बढ़ा देती हैं कि तभी अब उनके फ़ोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया तो उसकी आवाज़ को सुनकर स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से अपने फ़ोन को निकालती है और अब वो उस मैसेज को देखती है। स्वाति मल्होत्रा ने जैसे ही इस मैसेज को देखा तो उसमें एक वीडियो था। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने उस वीडियो को देखा तो उनके कदम अचानक से ही वहीं पर ही रुक जाते हैं। और उन्हें ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया उनके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ है स्वाति? तुम इस तरह से शौक में क्यों हो? क्या आया है तुम्हारे फ़ोन पर? करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो रेखा सुसाइड करने जा रही है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये क्या कह रही हो स्वाति तुम? रेखा ये सब क्यों करेगी? क्या हुआ है रेखा को? करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने फ़ोन को करण गुलेरिया को दे देती है और अब वो उस वीडियो को देखने के लिए कहती है। जैसे ही यहाँ पर स्वाति के फ़ोन को अब करण गुलेरिया ले लेते हैं तो वो उस वीडियो को देखने लगते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद अब करण गुलेरिया भी एक शौक में थे और वो कहते हैं, ये सुसाइड क्यों कर रही है स्वाति? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, ये काम वो खुद नहीं कर रही हैं करण, उसे किसी ने ये सब करने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि मैं रेखा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इतनी कायर नहीं है, वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। चाहे सिचुएशन कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वो कभी ऐसा फैसला ले ही नहीं सकती। यहाँ स्वाति मल्होत्रा और करण गुलेरिया उस वीडियो के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। कि तभी अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे ये रेवती और कैलाश अधिकारी को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि आलिशा ने तो कहा कि वो शायद गिफ्ट लेने के लिए गए होंगे, तो अभी तक वो दोनों वापिस आए क्यों नहीं? धनंजय की इस बात पर अब आलिशा कहती हैं, पता नहीं मामा जी, हमें भी कुछ अजीब लग रहा है। हम एक बार देख कर आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रुको आलिशा बेटा, हम भी आपके साथ चलते हैं। इस तरह हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। यहाँ कविन आलिशा और धनंजय पीरामल दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब लतिका राजीव गुलेरिया से कहती है, नानू आप भी देखिए ना कि बड़ी रानी कहाँ रह गई हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। लतिका की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, वो बेटा आपके बड़े मामा और मम्मा वहाँ पर उन्हें देखने के लिए गई है ना, तो वो उन्हें लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर राजीव ने ये कहा ही था कि तभी उनके फ़ोन पर भी अब एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है।
जैसे ही राजीव गुलेरिया के फ़ोन पर ये नोटिफिकेशन आता है तो इस नोटिफिकेशन की साउंड को सुनने के बाद अब राजीव यही सोचता है अब कौन होगा, किसने उसे मैसेज किया होगा।